हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, बस बल्कि उससे रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारा। इसमें क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड। प्रोजेक्टेड एड से बिलोंग नहीं करता है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन सी एपीडिया स्कोप, ऑप्शन डी स्लाइड प्रोजेक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ब्लैक बोर्ड जो होता है वो प्रोजेक्टेड एड से बिलोंग नहीं करता है। प्रोजेक्टेड एड क्या होते हैं इसके बारे में हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। आप इसको देखिए, जैसे ये स्लाइड दिखाने वाला ये एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जिसके थ्रू एक स्क्रीन पे हम वो सारी चीज़ें देखते हैं जो एक साउंड के साथ होती है। जैसे साउंड स्लाइड सेट्स हो गया, मल्टी इमेज प्रेजेंटेशन हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गई। यानी जब हम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे सिनेमा हॉल में जाते हैं तो देखते हैं एक मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू एक बड़े पर्दे पर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो एक किसके थ्रू सारी चीज़ें होती हैं, एक प्रोजेक्टेड एड के थ्रू होती हैं। जैसे ओपेक हो गया, ये कंप्यूटर इमेज हो गया, ये सारी जो मैकेनिकल डिवाइस है यही जो है इसी के थ्रू ये सारी चीज़ें होती है। इसी को कहा जाता है प्रोजेक्टेड एड। आई होप प्रोजेक्टेड एड क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। हु प्लेज अ पिवटल रोल इन अ वर्कशॉप। वर्कशॉप में कौन सा जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। उस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए द पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन बी एक्सपर्ट्स, ऑप्शन सी द डायरेक्टर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। द एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो पिवटल रोल अदा करते हैं किसमें, वर्कशॉप में। वर्कशॉप किससे रिलेटेड है, एक एक जो मतलब प्रोग्राम होता है जो एक दिन का भी हो सकता है, एक दिन से ज़्यादा का भी हो सकता है। उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट, डायरेक्टर, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो मुख्य रोल अदा करता है वो कौन होता है, एक्सपर्ट्स होता है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। ये ब्लड रिलेशन से हमने क्वेश्चन लिया है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन से। इसमें कहा गया कि पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, आर एन एस आर सिस्टर्स, द सन ऑफ द पी इज ब्रदर ऑफ एस एंड क्यू इज रिलेटेड टू आर। हमसे क्यू का रिलेशन पूछा गया है एस के साथ, आर के साथ क्या होगा। तो आइए हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और उसी से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी माय डियर स्टूडेंट्स, हमने उसमें आपको एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बताया था, आप इसको जरूर समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। पी एंड क्यू आर ब्रदर, पी और क्यू क्या है, आपस में भाई हैं। तो हमने प्लस का निशान क्यों बनाया था, क्योंकि ये एक मेल जेंडर को डिनोट करते हैं। तो हमने दोनों को प्लस, क्योंकि दोनों ब्रदर हैं। और फिर कहा गया कि आर एंड एस आर सिस्टर, ये दोनों बहनें हैं। आर नीचे बना लेते हैं, आर एंड एस क्या है, दोनों बहनें, यानी दोनों आपस में सिस्टर हैं। फिर आगे क्या कहा गया कि द सन ऑफ पी इज अ ब्रदर ऑफ एस। जो पी का सन है यानी पी का कोई एक लड़का भी है जो किसका भाई है, एस का भाई है। एस का भाई मतलब आर का भी भाई हो जाएगा, क्योंकि आर और एस दोनों आपस में सिस्टर्स हैं, बहनें हैं। तो मान लीजिए टी जो है सन है किसका, पी का। टी सन है पी का।
सन है तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये मेल जेंडर को डिनोट करता है। तो अब हमें क्या यहां पता चला माय डियर स्टूडेंट्स कि P जो है, P के 3 बच्चे हैं, यहाँ पे T है, R है और S है, 2 बहनें हैं और T जो है एक भाई है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि Q इज रिलेटेड टू R। Q का रिलेशन जो है, Q का रिलेशन जो है किससे, Q का संबंध क्या है किससे पूछा गया कि R से संबंध पूछा गया। यानी P और Q आपस में जब भाई हैं तो, और P के 3 बच्चे हैं, तो ये R का रिलेशन Q से क्या होगा, Q से क्या होगा, R का जो रिलेशन पूछ बताएंगे तो ये हो जाएगा नेफ्यू हो जाएगा। अगर R का रिलेशन क्या होगा, नेफ्यू हो जाएगा। अगर Q का रिलेशन पूछेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा, क्योंकि P के ये जो तीनों बच्चे हैं वो, और P जो है भाई है Q का, इस वजह से अंकल, Q जो है अंकल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आइए देखते हैं अगला हमारा सवाल क्या है। फ्रेंड्स, हमने इसमें आपको बताया है कि जैसे P और Q आपस में भाई थे और R और S क्या है, आपस में सिस्टर हैं। P का एक लड़का था, एक सन था, उसका नाम यहाँ पे X दे दिया गया है, यानी ये सन था। तो P के कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए टोटल। और Q का हमसे रिलेशन पूछ लिया गया था, किससे, R से पूछा गया था, यानी R से जो रिलेशन होगा Q का वही S से होगा, वही X से होगा। क्यों होगा, क्योंकि P के ये तीनों बच्चे हैं। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है कि वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वर्म्स आर, यानी ये तीनों चीजें दी गई हैं। वायरसेस क्या है, ट्रोजन हॉर्सेस क्या है एंड वर्म्स क्या है, हमें बताना है ये क्या है। ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन बी अनएबल टू डिटेक्ट इफ प्रेजेंट ऑन द कंप्यूटर, ऑप्शन सी यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी हार्मलेस एप्लीकेशंस रेजिडेंट कंप्यूटर। फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ये एबल टू हार्म, ये कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। क्या, वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वर्म्स। इसके बारे में आइए देखते हैं। कहा गया कि जो ये वायरसेस होते हैं कंप्यूटर में, ट्रोजन्स होते हैं और वर्म्स जो होते हैं, एक मेलेसियस सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़ किया जाता है हार्म करने के लिए, यानी नुकसान पहुंचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को। अगर सिर्फ वर्म की बात करें, वर्म क्या होता है, एक मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो रेप्लिकेट होता है, यानी एक ही तरीके के, रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, एक ही तरीके की बहुत सारी फाइलें एक जगह पर जब होती हैं और हम उसमें पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सी फाइल किस तरीके की है, तो वो जो एग्जैक्ट कॉपी होती है, बिल्कुल। तो ये क्या होता है, ये वर्म होता है। अगर वायरस की बात करें, वायरस क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अटैच हो जाता है कि अपने आप से किसमें, एक लेजिटिमेट, जो बहुत सारे प्रोग्राम कंप्यूटर में होते हैं उसमें, या फाइल होती है उससे अटैच हो जाता है बिना किसी, विदाउट यूजर कंसेंट, बिना यूजर की मर्जी के बगैर जो होते हैं वो प्रोग्राम्स में या फाइल से अटैच हो जाते हैं। वो जो कि वो क्या क्या कर सकते हैं, वो बहुत सारे नुकसान कर सकते हैं। उसमें क्या क्या है, जैसे वो एक्सेस कर सकते हैं, वायरस जो होते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, यूजर आईडी हो गई, पासवर्ड्स हो गए, और ये जो बार बार मैसेज आपकी स्क्रीन पर आएगा वो भी ऐसा मैसेज जो आप मतलब उसका कोई मतलब नहीं होगा, वो बार बार आपके डिस्प्ले के सामने आता रहेगा और जो आपका डेटा है उसको करप्ट कर देगा। ये सारी जो चीजें हैं ये वायरस के थ्रू हो सकती हैं। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि वायरस क्या होता है, ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं एंड वर्म्स क्या होते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसमें हमसे पूछा गया। ऑप्शन ए में दिया गया है विंड एनर्जी, ऑप्शन बी
कोल, ऑप्शन सी सोलर एनर्जी, ऑप्शन डी न्यूक्लियर एनर्जी। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। कोल जो होगा एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसके बारे में आइए देखते हैं। कहा गया कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या होती है। कहा गया कि ये अवेलेबल होती है लिमिटेड क्वांटिटी, यानी बहुत कम मात्रा में होती है, यानी बहुत कम मात्रा में ये अवेलेबल होती है। लेकिन किसको छोड़ के? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को छोड़ के। ये जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है एक लिमिटेड मात्रा में होती है, लिमिटेड क्वांटिटी में होती है। और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भाग हैं? एक कॉमर्शियल में बांट दिया गया है, एक नॉन कॉमर्शियल में बांट दिया। कॉमर्शियल का क्या मतलब है कि हम उससे बिजनेस कर सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गई, नेचुरल गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ये जो चारों चीजें हैं ये कॉमर्शियल एनर्जी में आता है। और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी में क्या आएगा? फायरवुड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, ड्राई डंक हो गया। ये जो चीजें हैं नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेस हैं। अगर हमने कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को पढ़ लिया, अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें। तो पता चला कि जो फ्रीली अवेलेबल, यानी जो ये फ्रीली अवेलेबल होती है, और ये इसको क्या और दूसरे नाम से जाना जाता है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है। किसको? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को। और इसके एग्जाम्पल अगर जो लें तो कहा गया कि सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। ये जो सारी चीजें हैं कौन कौन सी? सोलर की बात करें, बायो की बात करें, टाइडल की बात करें या विंड एनर्जी की बात करें, ये जो चारों चीजें हैं ये एग्जाम्पल किसका है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। आई होप ये सारी चीजें क्या होंगी, कैसे हैं, आप इसको समझ गए होंगे कि कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, नॉन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर इन द। कहा गया कि जो एजुकेशन है वो उसका सब्जेक्ट क्या है लेजिस्लेशन में। ऑप्शन ए में दिया गया है ऑप्शन यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी कॉन्करेंट लिस्ट, ऑप्शन डी रेसिडुअरी पावर्स। फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। आइए इसके बारे में कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया है, आइए इसको देखते हैं। कहा गया कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसको लिस्ट 3 के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कॉन्करेंट लिस्ट में कितने आइटम आते हैं? 52 आइटम्स आते हैं। ये किस में है? 7th शेड्यूल में आता है। किसके? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में आता है, जिसमें 52 आइटम्स हैं। और कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो 3 भागों में 3 लिस्ट में बांट दिया गया है। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कानून बनाएगा। स्टेट लिस्ट में क्या होगा? स्टेट जो होगा वो इसमें कानून बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन जो होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो दोनों इसमें कानून बना सकती है। और इसमें एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, कि आपसे पूछा जा सकता है, आने वाले जो एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है कि एजुकेशन को किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो फ्रेंड, इसका जो ये जो है 52 अमेंडमेंट के थ्रू। और किस सन में ऐड किया गया था? 1976 में इसको ऐड किया गया था। मोस्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें। और कहा गया कि जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है चिल्ड्रन के लिए, वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ द 6 to 14 ईयर्स किस इन इंडिया।
कंपलसरी एजुकेशन दिया गया। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 21A में दिया गया है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।